हे गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज है 22 तारीख और एग्ज़ाम है 28 को, ठीक है। और आज से ना सिर्फ हम लोग इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करेंगे। कल तक जो भी वीडियोस अपलोड हुए वो सब पार्ट बी के थे। आपने देखा होगा ऑलरेडी 3 से 4 वीडियो आए हैं। उस 3 से 4 वीडियो में पूरा मैंने पार्ट बी को फिर से रिवाइज़ कराया, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते थे वो भी करवाएं, ठीक है। अब जो है बेटा, पार्ट ए में ना टोटल 8 चैप्टर्स है, राइट। फर्स्ट चैप्टर है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, दूसरा है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, फिर बिजनेस इन्वायरमेंट, फिर आपका प्लानिंग, द ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये मिला के आपका टोटल 8 चैप्टर है पार्ट ए में। और पार्ट ए में बेटा आपको ऑलरेडी पता है, मैंने बताया है, 50 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, 50 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। अब ये जो 50 मार्क्स है ना, इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्टेप्स। किसका स्टेप? देखो, मैनेजमेंट क्या है? जिसके बिना कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल सकता। एक ऑर्गेनाइजेशन बना, बहुत पैसे लगे, ठीक है, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ आ गए, लेकिन अगर उसको कोई मैनेज करने वाला नहीं है तो क्या वो चलेगा? नहीं चलेगा, ठीक है। तो जो मैनेजमेंट है ना बेटा, मैनेजमेंट में प्लानिंग करना पड़ता है, प्लानिंग करके उसको ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, फिर लोगों को इकट्ठा करना पड़ता है जिसको बोलते हैं स्टाफिंग। फिर जब लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो फिर लोगों को डायरेक्शन देना पड़ता है, मोटिवेट करना पड़ता है, सुपरवाइज करना पड़ता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं क्या? डायरेक्टिंग। और जब ये चारों हो जाता है तो काम ठीक से हुआ कि नहीं हुआ ये देखने के लिए कंट्रोलिंग बैठा है। तो बेटे ये जो 5 है ना, ये 5 इस पूरे मैनेजमेंट का पिलर्स है, राइट। दीज 5 फंक्शंस आर द पिलर्स ऑफ मैनेजमेंट। ये जो 5 है ना, ये पूरे पार्ट ए में यही भरा हुआ है, ठीक है। ये 5 अलग अलग चैप्टर्स हैं। इस पांचों चैप्टर में बहुत सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको चैप्टर नंबर 4 में मिलेगा, चैप्टर फंक्शन 4 में मिलेगा, मतलब डायरेक्टिंग में मिलेगा। बहुत सारे उसमें पॉइंट्स आपको मिलेंगे। मैस्लोज थ्योरी मिलेंगे, देन कम्युनिकेशन बैरियर मिलेगा, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ बिजनेस स्टडीज़, ठीक है। तो आज हम लोग क्यों मिल रहे हैं? आज हम लोग ने ये वीडियो बनाया, मैंने आप लोग के लिए ये वीडियो बनाया। आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि आज जो है स्टेप्स ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग देख रहे हैं, ठीक है। जिसमें डायरेक्टिंग का कोई स्टेप्स नहीं होता, लेकिन एक एक्स्ट्रा स्टेप है, वो बताऊँगी, ठीक है। अब जो है बेटा, अब ना सीरियस हो जाओ, क्योंकि अब सीरियस होने का ही टाइम है। तो चलो देखते हैं कैसे हम लोग उसको याद करेंगे। देखो, बच्चे जो है ना, वो उसको याद करने से ही डरते हैं, राइट। तो वो बहुत सारे बच्चे इसको छोड़ देते हैं। कभी कभी क्या होता है, मान लो पूछ दिया कि एक मान लो केस स्टडी दिया, उसमें 2 आपके स्टेप्स दे दिए, फॉर एग्जांपल सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड डेवलपिंग प्रेमाइसेस। अब बोलेगा उसके आगे के 4 लिखो। भाई, तुमको उसके आगे के 4 लिखने के लिए आना तो चाहिए, राइट। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं चलो पहले 2 देख लेते हैं, बाद में देख लेंगे। पर एग्जाम में आप क्या करता है ना, 2 दे देता है और बोलता है उसके बाद लिखो। तो उसके लिए आपको आना तो चाहिए। तो लेट्स सी कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं। हम लोग उसको थोड़ा सा डीप वे में पढ़ेंगे, ताकि आपको फिर से कहीं और से जाके पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। अब मेरा वीडियो देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। और ये जो चैप्टर्स है ना, प्लानिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है, इसका ऑलरेडी मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखा है, वीडियो भी अलग अलग बना रखा है। और टोटल मिला के मुझे लगता है एक डायरेक्टिंग एक बड़ा चैप्टर है और ऑर्गेनाइजिंग एक बड़ा चैप्टर। ये दोनों हार्डली होगा तो 45 मिनट्स का होगा, हार्डली, ठीक है। सब मिला के 5-6 वीडियो होगा, ठीक है। तो आप अपने टाइम में से इतना टाइम निकाल सकते हो और यू हैव टू डू बेस्ट, क्योंकि बीएसटी में अगर बेस्ट नहीं किया तो फिर तो तुम पढ़ाई छोड़ दो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या? स्टेप्स ऑफ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। देयर आर 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट बेटा, याद रखना। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। एक क्वेश्चन पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। उसमें मान लो दे दिया प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेशन। बच्चों को पता होना चाहिए कि 5 है, उसमें कोऑर्डिनेशन नहीं आता। येस, कोऑर्डिनेशन इज ऑल्सो द फंक्शन, बट दैट इज नॉट कम अंडर 5 फंक्शंस, ठीक है। वो 6वां में आता है, ठीक है। और कोऑर्डिनेशन जो है वो सबको बांध के रखता है, ठीक है। चलो देखते हैं हम लोग। अब आपके सामने एक स्लाइड खुलेगा,
स्लाइड्स में आपको दिखते रहेंगे, मैं भी दिखूंगी, वो भी दिख। चलो, आई होप आपको दिख रहा होगा। जो पहला स्लाइड है बेटा वो खुला है स्टेप्स ऑफ प्लानिंग का। देखो, प्लानिंग क्या होता है, मान लो तुम कहीं घूमने जा रहे हो, ठीक है, तो सबसे पहले एक ऑब्जेक्टिव सेट करोगे ना, ठीक है, कि कहाँ घूमना है, कहाँ तक घूमना है, कहाँ तक जाना है, ठीक है। तो पहला है बेटा मैनेजमेंट में, जब भी मैनेजमेंट वर्क करता है तो सबसे पहले सोचता है कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम किस चीज़ के लिए यहाँ पे आए हैं, ठीक है, क्या काम करने के लिए आए हैं। तो द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग इज सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव को सेट करना। अब बेटा जब आप ऑब्जेक्टिव सेट करते हो तो देखते हो ना कि फ्यूचर में इसका क्या बेनिफिट है, फ्यूचर क्या होगा, ठीक है, वो सोचते हो ना, ठीक है। ये नहीं कि कुछ भी आपने प्लानिंग कर लिया, ठीक है, और उसके बाद आप सोच रहे हो अरे ये तो हमने सोचा ही नहीं, फ्यूचर के बारे में तो सोचा ही नहीं, ठीक है, वैसे तो नहीं करते। तो दूसरा है बेटा डेवलपिंग प्रीमाइसेस। प्रीमाइसेस का मतलब ही होता है ना कि फ्यूचर में क्या होने वाले उसके लिए भी प्रिडिक्शन करना, कि हाँ चलो अगर हम आज ये प्लान बना रहे हैं तो फ्यूचर में ये हो सकता है, ठीक है। तो पहला क्या था, सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव, मतलब ऑब्जेक्टिव सेट करना, और दूसरा फ्यूचर के बारे में सोचना, दैट इज डेवलपिंग प्रीमाइसेस। नाउ द थर्ड वन इज जब आपने देख लिए कि फ्यूचर कैसा होने वाला है, तो आपके पास देखो कोई भी एक काम करने के लिए अगर आप सिर्फ एक ही प्लान बनाओगे, ठीक है, तो हो सकता है वो प्लान आगे जाके ड्रॉप हो जाए। तो आपको ना कोई काम को करने के लिए कम से कम एक से ज़्यादा प्लान बनाने पड़ेंगे, तभी आप उसमें से बेस्ट चूज़ कर पाओगे ना, ठीक है। तो सबसे पहले जब आप फ्यूचर देख लेते हो, समझ लेते हो कि ये होने वाला है, उसके बाद आप लिस्टिंग वेरियस अल्टरनेटिव्स। अल्टरनेटिव्स का मतलब होता है आपके पास क्या क्या ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। अगर आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन है तो आप उससे बेस्ट चूज़ कर सकते हो, राइट। तो तीसरा है लिस्टिंग वेरियस अल्टरनेटिव, बहुत सारे अल्टरनेटिव का लिस्ट बनाना। उसके बाद अब बेटा बहुत सारे अपने प्लानिंग के लिए ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं, ठीक है, उसके लिए बहुत सारे अपने प्लान्स बनाए, तो क्या सारे प्लान को एक साथ लेके चलोगे, नहीं ना, सारे प्लान को आप लेके नहीं जा सकते, आपको एक चुनना पड़ेगा, राइट। तो अब ना जितने भी आपने थर्ड वाले में जितने भी लिस्ट बनाए थे उसमें से ना वो सारे लिस्ट को जांचो, उस सारे लिस्ट को देखो कि ये सही होगा, पैसा किस में ज़्यादा लगेगा, किस में कम लगेगा, किस में प्रॉफिट ज़्यादा होगा कम होगा, ये सारी चीज़ आपको देखना पड़ेगा, मतलब इवैल्यूएट करना पड़ेगा, जांचना पड़ेगा। जब आपने इवैल्यूएशन कर लिया उसके बाद बेटा जो बेस्ट है, वो जितने सारे लिस्टिंग किए थे ना आपने, उससे जो बेस्ट है वो बेस्ट को उठा लो, ठीक है, वो बेस्ट को ले लो और उस बेस्ट से आप इम्प्लीमेंट करो प्लान को, मतलब प्लान को आगे बढ़ाओ और फिर फॉलो अप करते रहो, देखते रहो क्या कि ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, काम ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो बेटा देयर आर 7 स्टेप्स ऑफ प्लानिंग। पहला चलो बोलो, सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव। दूसरा है डेवलपिंग प्रीमाइसेस। तीसरा है लिस्ट करना, लिस्टिंग ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। चौथा है क्या, चौथा है आपका इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। पांचवा क्या है, सिलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव, ठीक है। छठा क्या है, फिर प्लान को इम्प्लीमेंट करो और फॉलो करो। तो याद करने का बड़ा इजी तरीका है, ठीक है। कोई कोई एक ऑब्जेक्टिव बनाओ, ऑब्जेक्टिव के बाद उसका फ्यूचर देखो, फ्यूचर करने के बाद एक लिस्ट बनाओ कि कितना सारे ऑप्शन है, फिर उस सारे ऑप्शंस को देखो, फिर सारे ऑप्शंस में से कोई एक चुनो और एक चुनने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करो, इम्प्लीमेंट करने के बाद उसको फॉलो करते रहो कि यार ठीक से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। अब चलते हैं बेटा हम लोग अपने दूसरे स्टेप्स पे। चलो, नाउ द सेकंड स्टेप इज ऑर्गेनाइजिंग। दूसरा क्या है बेटा, ऑर्गेनाइजिंग। देखो जब प्लानिंग हो गया तो अब बेटा ऑर्गेनाइजिंग करना ज़रूरी है, राइट। ऑर्गेनाइजिंग करना मतलब सब काम को ठीक से बांटना, कौन क्या काम करेगा ये सब। तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। देखो समझो कि किसको कौन सा काम आता है। अगर आप किसको कौन सा काम आता है वो सोच के अगर काम नहीं बांटोगे, काम कभी आपका ठीक नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करो अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, ठीक है, किसको कौन सा काम आता है, उसके बाद काम को डिवाइड कर दो। काम को डिवाइड करके अगर तुम करोगे तो काम अच्छे से होगा। तो आपने कहानी सुनी है ना कि बहुत सारी लकड़ियाँ जो है एक लड़के को दी जाती है और वो बोलते तोड़ के दिखाओ, नहीं होता, बट उसके जब जो जितने भी ब्रदर्स है सब मिलके तोड़ते टूट जाता है। इसका मतलब क्या है, काम को अगर बांट बांट के करोगे ना तो काम जल्दी होगा। एक ही इंसान पे अगर काम पूरा
ऐसे कर दोगे तो लोड हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजिंग में बोलता है कि आइडेंटिफाई करो और काम को डिवाइड कर दो, ठीक है। अब दूसरा है डिपार्टमेंटलाइजेशन। अब देखो बेटा, डिपार्टमेंटलाइजेशन ना 2 पार्ट में बटा हुआ है। कितने पार्ट में बटा हुआ है? 2 पार्ट में बटा हुआ है। एक है फंक्शनल, एक है डिविजनल, ठीक है। इसको बहुत अच्छा समझने के लिए आप मेरे वो पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में देख लो, उसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। सो फंक्शनल एंड डिविजनल। जब कोई ऑर्गेनाइजेशन ना काम करती है तो उसका अलग अलग डिपार्टमेंट्स होता है, ठीक है। जैसे सेल हो गया, परचेज हो गया, फाइनेंस हो गया, ह्यूमन रिसोर्स हो गया। तो जब अलग अलग फंक्शंस में काम करती है ना, ठीक है, तो उसको बोलते हैं फंक्शनल। और जब कोई ऑर्गेनाइजेशन एक साथ बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है, और वो जो प्रोडक्ट बनाती है, तो जब मान लो कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है जो टॉयज़ भी बना रही है, जो आपका यूटेंसिल्स भी बना रही है, कपड़े भी बना रही है बच्चों के लिए, ठीक है। तो अब उसका क्या, जो उसका गारमेंट है वो अलग हो गया, फिर उसके यूटेंसिल्स अलग हो गया, फिर मान लो मेडिसिन बना रही है, मेडिसिन अलग हो गया, ठीक है। अब जो भी बना रही है सबको अलग अलग डिवाइड हो गया ना, तो डिवीजन उसी को बोलते हैं जब जहाँ पे कोई एक ऑर्गेनाइजेशन एक से ज़्यादा प्रोडक्ट पे काम करती है, ठीक है। अब आपको ही समझ में आ गया कि कैसे डिपार्टमेंट को फंक्शन में और डिवीजन में बांटे। अब जब बांटने के बाद ना सबको अपना अपना काम दे दो, ठीक है, सबको अपना अपना काम दे दो, कौन क्या काम करेगा दे दो, ठीक है, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। अब चौथा देखो, मैनेजमेंट में बेटा 2 लोगों का चलता है, एक है मैनेजर और एक जो एम्प्लॉय काम कर रहा है वो, ठीक है। तो अब जो बेटा मैनेजर है, ठीक है, अब जो मैनेजर है वो मैनेजर जो है ना उसको बोलते हैं सुपीरियर। क्या बोलते हैं? सुपीरियर। और जो एम्प्लॉय है ना उसको बोलते हैं सबऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? सबऑर्डिनेट, ठीक है। ये पूरा फंक्शन बेटा इसी में चलता है, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट, इसी में ये पूरा फंक्शन क्या होता है, पूरा फंक्शन चलता है। तो ना इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप में क्या होता है, हु विल रिपोर्ट टू हुम, हु विल रिपोर्ट टू हुम, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, किसका कौन सबऑर्डिनेट होगा, किसका कौन सुपीरियर होगा, ये किस में बताया जाता है, इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप में बताया जाता है। किसे बताया जाता है? इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप में बताया जाता है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश किया जाता है। तो इसको याद करने का बड़ा इजी तरीका है, IDAE, लाइन वाइज ही आपको लिखना पड़ेगा। IDAE, आइडेंटिफिकेशन, डिविजन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंटलाइजेशन, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़, उसके बाद इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। कोई डाउट है? अब चलते हैं हमारे तीसरे की तरफ। तीसरा क्या है, गेस करो कौन सा फंक्शन है, तब तक मैं तीसरा दिखाती हूँ। चलो, अब तो आपको दिख ही रहा होगा बेटा कि तीसरा क्या है, ठीक है। सो तीसरा है स्टेप्स ऑफ स्टाफिंग। बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टेप्स ऑफ स्टाफिंग, ठीक है। लेकिन इसको ना आपको एकदम गहराई में पढ़ने के लिए ना मेरे एक अलग से वीडियो बना हुआ है, ठीक है। सेम आपको पूरा मैं पढ़ा दूँगी एक ही वीडियो में, हार्डली 15 मिनट का 10 मिनट का वीडियो होगा, पूरा देखोगे समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले बेटा है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, स्टाफिंग का मतलब है फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब हैविंग राइट क्वालिफिकेशन, ठीक है। सही आदमी को खोजो सही जॉब के लिए, उसका सही क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अगर कोई टीचर अकाउंट्स का है तो उसको आप इकोनॉमिक्स पढ़ाने के लिए अगर घुसा दोगे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो स्टाफिंग सही नहीं है। हाँ, बहुत टीचर पढ़ाते आता है बोल के, लेकिन वो सही नहीं है, ठीक है। तो ना सही चीज़ को, सही काम को सही हिसाब से करना स्टाफिंग बोला जाता है, ठीक है। अब स्टाफिंग है बेटा, पहला है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। सबसे पहले देखो कि ऑर्गेनाइजेशन में काम के लिए कितने लोगों की ज़रूरत है। क्या देखना है? कितने लोगों की ज़रूरत है एक्चुअल में, ठीक है। अब वो कैसे पता चलेगा कि कितने लोगों की ज़रूरत है, ठीक है। अब सिंपल है, बहुत सिंपल है, ठीक है। सबसे पहले देखो कि ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोग हैं, ठीक है। उसके बाद लोग देखने के बाद आप देखो कि लोग क्या जो काम कर रहे हैं वो वर्क लोड में है या वर्क फोर्स में है, और दोनों को कंपेयर करो। वर्क लोड का मतलब क्या होता है बताओ? वर्क लोड का मतलब होता है कि कौन से आदमी पे कितना जोर पड़ रहा है, ठीक है। वर्क फोर्स का मतलब क्या होता है बताओ? सोचो क्या होता है वर्क फोर्स का मतलब?
कि कोई काम करने के लिए जितने भी लोगों की ज़रूरत है क्या उतने लोग हैं, ठीक है। अगर नहीं है तो उसमें और लोग डालो, अगर हैं तो वहाँ से निकालो और कहीं और लगाओ काम में। इसी को बोलते हैं एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। और भी अच्छा समझ में आएगा प्रॉपर नोट्स के साथ, क्योंकि मुझे पता है आजकल के बच्चे को नोट्स पढ़ना अच्छा लगता है ताकि वो अच्छे से उसको फ्रेम कर पाए। वो जाके देखो वीडियो, ठीक है, आपको मिल जाएगा। आप डायरेक्ट मेरे चैनल में जाके प्लेलिस्ट में जाओगे, स्टाफिंग खोलोगे, वहीं मिल जाएगा आपको, ठीक है। दूसरा है बेटा रिक्रूटमेंट। देखो जब एक ऑर्गेनाइजेशन जो है चाहती है कि लोग उसके ऑर्गेनाइजेशन में काम करें, तो वो ना रिक्रूटमेंट निकालती है। रिक्रूटमेंट का मतलब जॉब होना नहीं होता। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है ना कि आपको लोगों को बुलाती है कि आइए और मेरे कंपनी में अप्लाई करिए। अब जब लोग अप्लाई कर देते हैं उसके बाद सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। अब सिलेक्शन कर लेते हैं तो सिलेक्शन करने के बाद लोगों को प्लेसमेंट दिया जाता है और ओरिएंटेशन मतलब नए नए पीपल से मिलाया जाता है। तो प्लेसमेंट आप लोग जानते होंगे, आपके दीदी भैया होंगे किसी कॉलेज में, हो सकता है उनके प्लेसमेंट से नौकरी हुआ होगा। तो प्लेसमेंट से नौकरी होता है और कंपनीज आती है, बच्चों को लेती है और अपने कंपनी में लेके जाती है। फिर ओरिएंटेशन मतलब जो पुराने एम्प्लॉयज़ है उससे मिलवाती है। फिर उसको कोई भी काम करने के लिए भाई ट्रेनिंग देना पड़ेगा, तो ट्रेनिंग एंड डेवलप करवाती है। समझ में आया? डाउट है तो स्टेप्स ऑफ स्टाफिंग में, ठीक है, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट देखना होगा। फिर जब वो देख लेंगे फिर रिक्रूट करना होगा। रिक्रूट करने के बाद उसमें से जो बेस्ट है उसको सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद उसको भाई प्लेसमेंट तो देना होगा ना, तभी ना वो काम करने आएगा। और लास्ट में भाई ट्रेनिंग और डेवलपमेंट तो होता ही है, ठीक है। समझ आया? अब हम लोग चलते हैं बेटा नेक्स्ट में। देखो डायरेक्टिंग का कोई स्टेप्स नहीं है क्योंकि वो चैप्टर ऑलरेडी बहुत बड़ा है। उसमें अगर स्टेप्स डाल देंगे तो बच्चे जो है, ठीक है, वो सोचेंगे बाबा इतना बड़ा चैप्टर, ठीक है। तो डायरेक्टिंग का कोई स्टेप्स नहीं है, लेकिन उस चैप्टर में बहुत सारा चीज़ें मैं जो भी 1-2 दिन में करवाऊँगी। चलो अब देखते हैं बेटा कंट्रोलिंग का स्टेप्स, ठीक है। देखो कंट्रोलिंग का स्टेप्स इजी है, कुछ नहीं है इसमें। सबसे पहले जब आपने प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग और डायरेक्टिंग पढ़ लिया, डायरेक्टिंग का मैंने आपको मतलब बता दिया था कि डायरेक्टिंग में जब लोग स्टाफिंग में प्लेस हो जाते हैं, ट्रेनिंग डेवलपमेंट कर लेते हैं, उसके बाद क्या होता है ना कि ना मोटिवेट किया जाता है, एम्प्लॉय को इंस्ट्रक्ट किया जाता है काम कैसे करना है, उसको सुपरवाइज किया जाता है। ये सब डायरेक्टिंग के अंदर आता है। जब आप पढ़े होंगे डायरेक्टिंग तो आपको सब पता होगा, ठीक है। अब डायरेक्टिंग करने के बाद बेटा ये भी तो देखना पड़ेगा कि कौन सा काम कैसा चल रहा है, जो हमने प्लान किया था उस तरह से टारगेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। अब कंट्रोलिंग का पहला है आपका सेटिंग अप ऑफ टारगेट। देखो टारगेट जो ऑलरेडी जो हमने प्लानिंग में बनाया था वही टारगेट जो है कंट्रोलिंग में हमें देखना है कि क्वालिटी में कैसा है, क्वांटिटी में कैसा है, उसका शेप, उसका साइज़, उसका मेज़रमेंट सब ठीक है कि नहीं। फिर क्वालिटी में कैसा है, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है, लो क्वालिटी प्रोडक्ट है, ये सब देखना है। तो टारगेट में ये होता है। दूसरा मेजरिंग अ परफॉर्मेंस। अब हमें परफॉर्मेंस देखना है कि काम ठीक से हो रहा है कि नहीं, ठीक है, और कितना दूर तक काम पहुंचा, ठीक है। तीसरा है जब काम हो जाता है तो कंपेयर परफॉर्मेंस अगेंस्ट स्टैंडर्ड। इसका मतलब जो हमने प्लानिंग में बनाया था ना, कोई प्लानिंग बनाया था वही कंट्रोलिंग में चल रहा है। तो हमें ये देखना है कि जो हमने प्लान किया था, मतलब जो हमने प्लान किया था उसको क्या बोलते हैं बताओ? दैट इज़ प्लान्ड एक्टिविटी जो होता है, और एक्चुअल जो परफॉर्मेंस हो, मतलब प्लान्ड परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस दोनों को कंपेयर किया जाता है। अगर हमने देखा प्लान किया था कि हमें 1000 यूनिट बनाना है साल में, और अगर हमने एक्चुअल में सिर्फ 900 यूनिट देखे हैं, वो हमको पहले इसमें कंपेयर करना होगा, देखना होगा। और अगर कोई डेविएशन है, फोर्थ वाले में एनालाइजिंग डेविएशन, अगर कोई डेविएशन है बेटा, डेविएशन मतलब दूरी, डिफरेंस, अगर कोई डेविएशन है तो उसको समझो, फाइंड आउट करो। उसके लिए 2 और टॉपिक है, क्रिटिकल की जोन, ठीक है, और है आपका मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। मेरे वीडियो में जो आपको दिख जाएगा, ये 2 टॉपिक ये है। इस 2 टॉपिक से हम डेविएशन को एनालाइज कर सकते हैं। उसके बाद 5th पॉइंट है, जब डेविएशन एनालाइज हो जाता है तो अगर मान लो कि डिफरेंस आ गया, डेविएशन आ गया, तो डेविएशन आने के बाद उसको करेक्ट भी तो करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो टेकिंग करेक्टिव मेजर्स, ताकि फ्यूचर में फिर से वैसा कुछ ना हो। और छठा क्या है बेटा? छठा है फीडबैक इन कंट्रोलिंग। देखो सबको पता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या चल रहा है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के लोग बता पाएंगे, राइट। तो जो मैनेजर होता है ना वो अंदर जाके
सबसे पूछता है कि ये कैसा काम कर रहा है, वो कैसा काम कर रहा है, सबके फीडबैक लेता है और किसकी वजह से गड़बड़ी हुआ, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो इसी के साथ बेटा ये जो हमारे फंक्शंस है वो तो ख़त्म हो गए, लेकिन ना जब आप स्टाफिंग चैप्टर पढ़ते हो, ठीक है, अब देखो जिसने ये बुक बनाया और जिसने बीएसटी बनाया, जिसने ये टॉपिक बनाया, वो बड़ा चालाक था। सोचा कि हम डायरेक्टिंग में स्टेप्स नहीं देते, लेकिन स्टाफिंग में ना उसने 2 तरह के स्टेप्स दिए हैं। ठीक है, एक तो जो मैंने आपको पढ़ा दिया है स्टेप्स ऑफ स्टाफिंग, और ना स्टेप्स ऑफ स्टाफिंग में आप जब आप उस चैप्टर को पढ़ोगे ना, तो आपको ना एक एलिमेंट ऑफ स्टाफिंग दिखेगा। उस एलिमेंट ऑफ स्टाफिंग में क्या है, उसमें 3 टॉपिक है, एक है रिक्रूटमेंट, एक है सिलेक्शन और एक है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ठीक है, अब ये जो है ये जो तीनों है, इस तीनों में जो मिडिल वाला है मतलब रिक्रूटमेंट जो है, अभी रिक्रूटमेंट पे ना, रिक्रूटमेंट के बाद क्या आता है बताओ, रिक्रूटमेंट के बाद आता है आपका सिलेक्शन। तो अब इसमें बताते हैं कि स्टेप्स ऑफ सिलेक्शन क्या होगा, ये भी एग्जाम में पूछता है। तो हम देखते हैं कि जब हम किसी आदमी को हायर करते हैं तो किस स्टेप से गुजरना पड़ेगा, चलो देखते हैं। देखो ये सारे स्टेप्स हैं। तो जब आप किसी को सिलेक्ट करते हैं ना, तो सबसे पहला प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग करते हैं, मतलब ना उसको, उसके एप्लीकेशन को देखते हैं, पढ़ते हैं और देखते हैं कि वो जो है वो फिट है कि नहीं जॉब के लिए। ठीक है, मतलब उसका एप्लीकेशन फिट है कि नहीं। मान लो या टीचर का वैकेंसी और उसमें एप्लीकेशन में लिखा हुआ है ऑलरेडी, जब वैकेंसी निकला था, रिक्रूटमेंट निकला था, तो उसमें लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था कि बीएड चाहिए और सीटेड भी चाहिए, फॉर एग्जांपल लिखा हुआ था। और जब मान लो किसी मैंने मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब एक स्कूल में भरा, ठीक है, मेरा बीएड तो है लेकिन समझो कि मेरा सीटेड नहीं है, तो वो क्या मुझे फिट करेंगे कि अनफिट कर देंगे? ऑब्वियसली अनफिट कर देंगे। क्यों? क्योंकि प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग में ही मेरा ख़त्म हो गया। क्यों? क्योंकि मेरा क्वालिफिकेशन उसके हिसाब से नहीं था। सबसे पहले वो देखेंगे। उसके बाद बेटा सिलेक्शन टेस्ट होगा। अब सिलेक्शन टेस्ट में भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं। ठीक है, उस टेस्ट में आपको आपका पर्सनालिटी टेस्ट किया जाएगा, ट्रेड टेस्ट किया जाएगा, उसके बाद इंटरेस्ट टेस्ट किया जाएगा, और बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं। ठीक है, मतलब रिटन टेस्ट होता है और भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं। ठीक है, मेरे वीडियो में जाओ, देखो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके वो करने के बाद इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में बहुत सारे पैनल के लोग रहते हैं। वो क्या करते हैं, वो लोगों से इंफॉर्मेशन, मतलब क्वेश्चन पूछते हैं। आप देखते होगे ना नेट वगैरह में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछते हैं, उसके बाद उनको सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद जब एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू हो जाता है बेटा, तो उस बेसिस के बाद मान लो जो लोग चुने गए, ठीक है, मान लो 100 लोग थे, 100 लोग में मान लो प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग में 50 लोग छट गए। अब मान लो सिलेक्शन टेस्ट हुआ, सिलेक्शन टेस्ट में ना और 20 लोग छट गए, तो मतलब कितने बचे? 30 बचे। अब 30 का क्या हुआ? एम्प्लॉय इंटरव्यू हुआ। एम्प्लॉय इंटरव्यू मान लो 30 लोग का हुआ। 30 लोग का रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक होगा कि कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, या किसके रेफरेंस से आए हैं, किसी का भाई यहाँ काम करता है, किसी की बहन यहाँ काम करता है, या किसी बड़े लोग के पैरवी से आए हैं, वो सब चेक करते हैं। जब वो सब चेक कर लिया जाता है तो ना सिलेक्शन किया जाता है। मान लो 30 लोग में अब सिर्फ 10 लोग का सिलेक्शन हुआ। ठीक है, अब पोस्ट खाली है 7। ठीक है, अब 10 लोग का सिलेक्शन हुआ, फिर उसमें मेडिकल एग्ज़ाम होता है कि ठीक है कि नहीं, कोई बहुत भयंकर बीमारी है क्या, ये सब चीज़ देखा जाता है। और जब देख के मान लो कि फाइनली जो है 8 लोग ठीक लगे। अब 8 लोगों को मान 7 देना था, एक एक्स्ट्रा बहुत अच्छा कैंडिडेट था, मैंने उसको दे दिया, फिर 8 को जॉब मिल गया। जॉब ऑफ़र मिलता है, जॉब ऑफ़र में वो एक पेपर रहता है, उसमें लिखा रहता है कि आपको ये जॉब इस सैलरी पे मिलेगा। और लास्ट पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है, जिसमें कि आपको कितनी छुट्टी मिलेगी, आपको ट्रेनिंग कितना दिन करना पड़ेगा, ये सब उसमें लिखा रहता है। ठीक है, अब सारे वीडियोस बेटा मेरे यूट्यूब चैनल में अलग अलग भी बनाए हुए हैं। ठीक है, अभी बहुत टाइम है आपके पढ़ने के लिए। जो देखो टोटल 24 घंटे में अगर आप अभी के एग्ज़ाम के टाइम पे अगर 14 घंटे नहीं देते, तो फिर आप 100 में 100 कैसे लाओगे? ठीक है, अगर आपने 10 घंटे भी पढ़ लिया ना बीएससी, तो आई बेट आपका 2 से 3 चैप्टर तो एक ही दिन में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, मुझे पता है कि बच्चे जो है बीएसटी को बहुत लाइट लेते हैं। क्यों? सोचते हैं अरे बड़ा इजी है, लेकिन नहीं, इजी अगर आपको लगता भी है तो भाई आपको पढ़ना तो होगा ना, लिखना तो होगा, राइट? ठीक है, चलो अब जो है आई होप आपको ये पूरा जो है समझ में आया होगा। आई होप आपको पूरा टॉपिक बहुत ज़्यादा अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर किसी बच्चे को थोड़ा भी डाउट है तो कमेंट करो। ठीक है, और अच्छा से समझना है तो मेरे पर्सनल वीडियो में जाओ। ठीक है, प्लेलिस्ट बनाओ, वो देखो, डायरेक्ट सर्च करो मेरे चैनल के नाम से, आपको वो भी दिख जाएगा। ठीक है, चलो आई होप आप लोग बहुत जम के पढ़ रहे होंगे। बाय, टेक केयर।